बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब को जेल में 1000 दिन मुकम्मल हो गए। 1000 दिन, इससे ज़्यादा लंबी जेलें काटी हैं पाकिस्तान में सियासी कैदियों ने, लेकिन इमरान खान की जेल बहुत मुख्तलिफ है और ये आदमी भी बहुत मुख्तलिफ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई एक डिक्टेटर ने, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी अपनी फैमिली से मुलाकातें होती थी, मुलाकातें बंद नहीं हुई। इमरान खान साहब की जेल जो है, इसकी नौइयत बहुत मुख्तलिफ है और जो जुल्म जबर और जो फस्तायत जिसका सामना इमरान खान साहब ने किया, माजी में शायद इतने बड़े किसी लीडर को इस किस्म के मजालिम का सामना नहीं करना पड़ा। ये तारीख का वाहिद लीडर है जिस पर जुल्म और तशद्दुद की एक नई तारीख रकम की गई है। क्या कुछ किया गया इमरान खान के साथ, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। हालांकि जो सजा इमरान खान साहब को दी गई झूठे केसेस में, उसमें कैद तन्हाई का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तन्हाई में रखना किसी शख्स को खुद एक टॉर्चर है और लगातार इमरान खान साहब को इस टॉर्चर से गुजारा जा रहा है। इमरान खान साहब को सलाम का जवाब तक नहीं दिया जाता। और ये शिकायत आपको याद होगा, जब मैं ISI की कैद से आया था तब मैंने ये शिकायत की थी कि वहाँ पे कोई सलाम का जवाब भी नहीं देता और इस बात की बड़ी अजियत और तकलीफ होती है। अब मैं महसूस कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब कितनी शदीद अजियत से इस वक्त गुजर रहे हैं। इमरान खान साहब को जेल में डाल के उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, बंदे उठा लिए गए, अगवा करवा दिए गए, जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई। फिर जो लोग बचे, पार्टी का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। फिर इमरान खान साहब पर इद्दत जैसे घटिया तरीन मुकदमात बनाए गए। इन 1000 दिनों में ये कुछ हुआ है और इन्हीं 1000 दिनों में इलेक्शन से सिर्फ एक हफ्ता पहले इमरान खान साहब पे, उनकी अहलिया पे, उनको लंबी लंबी सजाएं सुना दी गई। 30-30 साल तक सजाएं इमरान खान को और उनकी अहलिया को सुना दी गई ताकि वो इलेक्शन हार जाएं। नॉर्मली लीडर्स को जेलों में डाला जाता है, इमरान खान की अहलिया को भी जाली मुकदमात में जेल में डाल दिया गया। फैमिली से मुलाकातें बंद करवा दी गई। वकला भी इमरान खान साहब से दूर कर दिए गए, उनकी मुलाकातें भी नहीं हो रही। इमरान खान की बीवी को गिरफ्तार करके सख्त तरीन कैद में डाला गया। ये मिसालें माजी में नहीं मिलती, मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं। इमरान खान के खिलाफ ISPR के DG तक ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इमरान खान के साथ वो कुछ किया गया कि उनकी एक आंख की बिनाई भी जाती रही। अभी जो इमरान खान साहब को एक गैर सियासी वकील मिलकर आए, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, उस आंख से देख नहीं पाते। 85% बताया जाता है कि उनकी आंख जाया हो चुकी है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो अब ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टरों ने मायूसी का इजहार किया है। इमरान खान के अपने डॉक्टरों तक को रसाई नहीं दी जा रही। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, उनकी अपनी फैमिली को या उनके फैमिली के डॉक्टर्स को मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही। बस एक गोलमोल पेपर जारी कर दिया जाता है अस्पताल की जानिब से कि इमरान खान साहब आए थे, उनका जनाब इलाज किया गया है। इमरान खान की पार्टी के कारकुनों पर गोलियां चला दी गई। बार बार इमरान खान को इन 3 सालों में डील ऑफर की गई। इन 1000 दिनों में इमरान खान को बार बार डील ऑफर की गई। बार बार इमरान खान को कहा गया कि आप अगर ये कर लें तो हम आपको छोड़ देते हैं, अगर आप वो कर लें तो आपको छोड़ देते हैं, अगर आप ये कर लें तो कुछ अरसे में चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान ने जैसा कि कौम के साथ वादा किया, किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज करने से इनकार किया और अभी तक वो अपनी बात पर डट के खड़े हुए हैं। 200 से ज्यादा मुकदमात इमरान खान पे बना दिए गए। आज इमरान खान साहब की पार्टी भी मायूसी का शिकार है, परेशानी का शिकार है लेकिन इमरान खान इसके बावजूद कौम से किया हुआ अपना वादा निभा रहा है। मैं आपको सीरियसली बताऊं तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे इस लेवल का जबर नहीं हुआ। नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, जेल में जाते ही ये लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि डील कैसे करनी है। नवाज शरीफ ने भी डील की। इस मरतबा नवाज शरीफ और उसकी बेटी जब पकड़े गए तो इन्होंने फौरी तौर पर डील की और डील करके पाकिस्तान से बाहर मियां साहब निकल गए। बेटी ने सियासत शुरू कर दी और कुछ ही अरसे में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डील करके जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वादा करके ये लोग वापस इख्तियार में आ गए इमरान खान की हुकूमत गिराकर। जिस दिन शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन शहबाज शरीफ जो है उसको वजीर आजम बना दिया गया और फातिहाना अंदाज में मरियम नवाज ने वजीर आजम हाउस का चक्कर लगाया ये बताने के लिए कि देखो हम वापस आ गए। इमरान खान के साथ जो इस निजाम ने किया इससे पहले कभी नहीं हुआ और इमरान खान ने इस निजाम के साथ जो किया वो भी निजाम के साथ पहले कभी नहीं हुआ। इमरान खान ने वो कुछ पाकिस्तान में एक्सपोज कर दिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, खास तौर पे जो पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर माजी में कभी नहीं कर पाया। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब इस लेवल तक मजबूर हो गए कि अब उन्हें हमेशा जूते पॉलिश करने पड़ेंगे। उन्हें पता चल गया कि अवाम में मकबूलियत के लिए अब कोई जगह नहीं बची। अब जितना दाव लगाता है दाव लगाओ, जितनी देर तक कायम रह सकते हो हुकूमत में कायम रहो और फिर भाग जाओ। वो ये जानते हैं कि ये उनकी आखिरी बारियां हैं। जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनको सहारा देगी तब तक वो चलेंगे और जिस दिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ उनके पीछे से हट गया। और इमरान खान को मैं आपको एक चीज बताऊं, ये अपने दिल पर हाथ रख के जितने जर्नैल है ना, वो एक दफा सोच ले कि जो कुछ उन्होंने इमरान खान के साथ किया है, क्या इसका आधे से आधा भी वो बर्दाश्त कर सकते हैं? तो साफ बात है इनमें से कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता इस उम्र में। आज इमरान खान की 74 साल उम्र है। 70 साल से ज्यादा उम्र के आदमी को इन्होंने उठाकर जेल में डाला। 1000 दिन हो गए, वो आदमी इनसे नहीं टूट रहा और वो कहता है मैं इनसे नहीं टूटूंगा, मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी, ये इमरान खान ने कहा था।
और मैं आसिम मुनीर के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं इससे हार नहीं मानूंगा, मैं इसकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा था। तो कोई भी इतनी मार बर्दाश्त नहीं कर सकता जितनी इमरान खान साहब ने बर्दाश्त कर ली है, जितना उनको परेशान किया गया, जितना उनकी फैमिली को परेशान किया गया। उनकी बहनों को बार बार गिरफ्तार कर लेते हैं, सड़कों पे मारते हैं, घसीटते हैं, उठाकर ले जाते हैं, उनके घरों में छापे मारते हैं, उनके खानदान के लोगों को, उनके भांजे तक को गिरफ्तार किया हुआ है, कई लोग उनके खानदान के भागे हुए हैं। पार्टी की हालत अजीबोगरीब कर दी है। पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा घरों में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। ये सब कुछ किया, इसके बदले में हासिल क्या किया? एक आदमी को जेल में डाला, 1000 दिन हो गए, आपने हासिल क्या किया? क्या पाकिस्तान की मईशत ठीक हो गई? नहीं। क्या पाकिस्तान में अमनो अमान के सूरत ठीक हो गई? नहीं। पाकिस्तान की अदलिया काबिल फख्र है? नहीं। पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? नहीं। पाकिस्तान के अंदर कोई एक शोबा तरक्की कर रहा है? नहीं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान आ रही है? नहीं, वो तो उल्टा भाग रही हैं। क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है? नहीं आ रही। सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की इज्जत हो रही है, वो भी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बाकी सारे भी कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा मामला? जब मुल्क नहीं चलेगा तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। एक आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये याद रखिएगा कि ये निजाम इस वक्त इस मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को आहिस्ता आहिस्ता कत्ल कर रहा है। और ये मैं नहीं आपको कह रहा, ये इमरान खान ने अपनी बहन उज़मा खानम को कहा कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, और अब ये मुझे कत्ल कर रहे हैं। इमरान खान ने अपनी बहन को खुद कहा था। उनकी बहन ने कहा कि मुझे उस वक्त यकीन नहीं आया, लेकिन अब सूरत हाल मैं देखती हूं तो मुझे लगता है कि ये वाकई इमरान खान को कत्ल कर देंगे। खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो गया तो इन्होंने आगे का प्लान भी किया हुआ है। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं हमेशा गुरेज करता हूं। आज 1000 दिन हो गया उस आदमी को जेल में, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपको यह बता देता हूं कि इनकी पूरी प्लानिंग है कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसको लाकर ये वजीर आजम बना देंगे, और कुछ अरसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत देंगे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ करेंगे, बहुत सारे ग्रुप बना देंगे, और उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज कर देंगे। ये इनका फॉर्मूला है। लेकिन पाकिस्तानी इनके किस तरह गले पड़ जाएंगे, ये इसका इनको आइडिया नहीं है। इमरान खान को कुछ हो गया तो आप ये समझें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगले 50 साल माफिया मांगती रहेगी ना, तो पाकिस्तानी इस बात की माफी नहीं देंगे। ये बात सच है। फिर बहुत कुछ बदलेगा पाकिस्तान में, ये सबको बात समझ लेनी चाहिए। अब इस वक्त जो है, आज के दिन में भी एक तोहफा दिया है पाकिस्तान को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी, मेन आदमी तो वो है जिन्होंने इस वक्त हुकूमत संभाली हुई है। मईशत उनके कंट्रोल में है, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में, उनकी मर्जी से हर चीज़ होती है, वही फैसला करते हैं कि ये करना या नहीं करना। तो इन्होंने मिलकर एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल दोनों 400 रुपए लीटर के हो गए। 400 रुपए लीटर पेट्रोल, 400 रुपए लीटर डीजल, ये इन्होंने कर दिया पाकिस्तान के साथ। और याद रखें कि आज भी इमरान खान साहब के दौर जितनी कीमत आलमी मंडी में पेट्रोल की नहीं है। 150 से कम कीमत वाला पेट्रोल उठाकर 400 पे ले गए। ये इन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है, क्योंकि 150 का पेट्रोल बहुत महंगा था। ये महंगाई मार्च कर रहे थे। फजलुर रहमान साहब जो है वो खुद बहुत जबरदस्त किस्म के एहतजाज कर रहे थे। रोला डाला हुआ था फजलुर रहमान साहब ने कि ये कैसे हो सकता है कि 150 रुपए का पेट्रोल, फजलुर रहमान साहब महंगाई मार्च निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहां एहतजाज वहां एहतजाज। आज फजलुर रहमान साहब पुरसकून अंदाज में बैठे 400 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं। अपने पैसों से लेना हो तो फिर मुश्किल भी होती है। ऐसा लगता है कि शायद उनको पेट्रोल फ्री मिल जाता है, या ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं तो उन्हें फिक्र नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। इमरान खान के दौर में शायद उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं थे और उन्हें 150 का पेट्रोल भी महंगा लगता था, और आज उन्हें 400 का पेट्रोल भी महंगा नहीं लगता। और याद रखिएगा, ये तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे, ये टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। ये उसके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं और इनके पास रास्ता ही कोई नहीं है। मैं आपको फिर ये बता रहा हूं कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इनको तेल की कीमतें लगातार बढ़ाती रहनी पड़ेगी, और इनको बिजली की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, इनको गैस की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, इन्हें टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, शरह सूद भी बढ़ानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि इनके पास पैसा नहीं है मुल्क को चलाने के लिए। जितने कर्जे ये ले सकते थे इन्होंने लिए हैं, अभी ये और कर्जे लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ कर्जे से और टैक्सों से मुल्क को चलाएंगे। मुल्क में मईशत का पहिया चलाने का इनके पास कोई मंसूबा नहीं है। जब तक ये हुकूमत रहेगी और ये निजाम रहेगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और पाकिस्तान में मईशत का पहिया नहीं चलेगा। बज़ाहिर तो यही दिखाई दे रहा है। अब नाज़रीन, आ जाए जरा बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं जंग जीत चुका हूं, मगर बड़े मार्जिन से जीतना चाहता हूं। ईरान हार तस्लीम कर ले, यह मुतालबा अमेरिका बार बार कर रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा तारीखी लम्हा है और बहुत बड़ी मुश्किल है उनके लिए। वो एक हारे हुए सदर की हैसियत से तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहेगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप के बाकी 2.5 साल रह गए हैं, दुनिया को यह बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर उनके खिलाफ मुआखजा आ जाता है और वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। फिर शायद दुनिया साल एक के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप को देखे कि वो जा रहे हैं या फारिग हो रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तारीख में भी अपना नाम लिख कर जाना चाहते हैं। बहुत पैसा कमाया उन्होंने, अमेरिकन मीडिया के अंदर थे, बड़ा उनका नाम था, फिर वो अमेरिका के सदर बन गए, फिर एक मरतबा फिर सदर बन गए।
अमन का नोबेल इनाम वो हासिल करना चाहते हैं, उन्होंने अपना बोर्ड ऑफ पीस भी बना दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को तारीख में अपने आप को बड़ा शानदार आदमी कहलवाना है। अब अगर ईरान ये तस्लीम नहीं करता कि वो जंग हारा है तो ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल है। तो इसके लिए ट्रंप ने बड़ी कोशिश की है और बड़े पैमाने पर हथियार इस वक्त भी इसराइल में पहुंचाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में जो रिपोर्ट आई है बैनुल अक़वामी मीडिया में, वो ये बताती है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में बहरी जहाज़ों और कार्गो जहाज़ों के जरिए 6,500 टन फौजी साजो सामान और हथियार इसराइल में पहुंचे हैं। यानी इतने बड़े पैमाने पर हथियार पहुंच रहे हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है कि ईरान हार तस्लीम करे, मैं बड़े मार्जिन से जंग जीतना चाहता हूं। दूसरी तरफ ना दो बयानात और हैं। एक बयान है ईरानी सदर का और एक बयान है ईरान के सुप्रीम लीडर का। ये दोनों बयान बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ईरान अब किस तरफ जाएगा। यानी ये तासुर बन रहा है ना कि ईरान आपने हुर्मुज़ को छोड़ देगा, एक वक्त आएगा, या ईरान एटमी मामलात के ऊपर एक मुआहदा कर लेगा जैसा अमेरिका चाहेगा, या चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। वो ईरान के दिमाग में ये फार्मूला नहीं चल रहा। उनके स्टेटमेंट से आपको आइडिया होगा कि वो क्या सोच रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए पहले तो आप ईरानी सदर का लेना। वो ये कहते हैं, और उन्होंने इसके ऊपर ना बड़ा सख्त रद्दमल दिया नाकाबंदी पे। उन्होंने कहा जी कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। इस जालिमाना तर्ज अमल का तसलसल नाकाबिले बर्दाश्त है। दुनिया ईरान के सब्र और मफामत की गवाह है कि ईरान ने पूरी कोशिश की। बहरी नाकाबंदी की आड़ में जो कुछ किया जा रहा है वो एक ऐसी कौम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है जो अपनी मुज़ाहमत और आज़ादी की कीमत अदा कर रही है। इस जालिमाना तर्ज अमल का तसलसल नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा लगता है कि ईरान इस नाकाबंदी को ख़त्म करना चाहता है। ज़रा आप ये देखें कि जो मुश्तबा खामनाई का स्टेटमेंट आया, मैंने उसके अहम पॉइंट्स निकाले हैं। 5 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो मुश्तबा खामनाई, क्योंकि देखें वो उन्हें चोट लगी हुई है, वो ज़ख्मी है, और जहाँ पे वो मौजूद हैं वहाँ पे कोई जाता नहीं है। उनकी अपनी लीडरशिप भी उनके करीब नहीं जाती, कोई उनके पास जाने की जो है वो कोशिश नहीं करता कि उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। तो बहुत पुराना एक तरीका है रुक्काबाजी। वो वहाँ से एक रुक्का लिख कर भेजते हैं, वहाँ से उनको भी तहरीरी तौर पे भिजवाया जाता है सूरत हाल, वो वहाँ से पढ़ते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने सोर्सेज से, और वो फिर तहरीरी तौर पे अपना पैगाम भिजवाते हैं। वो अपनी ऑडियो पैगाम भी नहीं भिजवाते, किसी रेडियो का इस्तेमाल भी नहीं करते कि किसी जगह पे रेडियो के जरिए से भी अगर उनकी आवाज़ डिटेक्ट हो जाती है तो उनकी लोकेशन का पता चल सकता है। तो वो अपनी लोकेशन को बहुत खुफिया रखा हुआ है, और इस वक्त वो जख्मी है, उनके पास तिब्बी अमला भी है बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। जो चीज़ें उन्होंने कही ना, उनमें 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो उनका लेटेस्ट एक पैगाम आया है ईरानी कौम के नाम और ईरान के लोगों के नाम। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान का एक स्ट्रेटेजिक असासा है, यानी ये नाकाबिले मुज़ाकरात है, इस पर तो वो बात नहीं करेंगे, वो उसको अपना स्ट्रेटेजिक असासा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा खलीज फारस के मुस्तकबिल का तसव्वुर अमेरिका के बगैर है। यानी ये सारा जो उन्होंने बयान दिया उसमें अमेरिका का खलीज फारस में कोई रोल नहीं है। ये उनके स्टेटमेंट के बीच में से एक नुक्ता ये है। एक नुक्ता उनके पैगाम में ये है कि आबना हुर्मुज़ का इंतजाम ईरान के हाथों में है इस वक्त, और ईरान खुद मुख्तार फैसले करेगा। और एक और नुक्ता जो उनके इस पैगाम से निकला वो ये है कि आबना हुर्मुज़ के जो माशी फ़ायद हैं वो मुस्तकबिल में ईरानी अवाम तक पहुंचाए जाएंगे। यानी वो इसको अब एक ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक असासे के तौर पे देख रहे हैं, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि इससे हम पैसे कमा के अपनी कौम पे लगाएंगे। तो वो तो इसको छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा लगता है कि आबना हुर्मुज़ को वो नहीं छोड़ेंगे, जैसा कि कल अमरीकी प्रोफेसर ने कहा था कि ईरान पागल ही होगा अगर आबना हुर्मुज़ को छोड़ेगा। अब वो इसको नहीं छोड़ेगा और वो इसको अपने कंट्रोल में रखेगा। फिर एक चीज़ और है कि उन्होंने कहा कि एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी कौमी असासा है, यानी ये नाकाबिले मुज़ाकरात है। ये हैं वो अहम चीज़ें जो मुश्तबा खामनई ने कही। तो इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते। जो डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा है ये तो उसके बिल्कुल उलट है, और ये बड़े सख्त गिर इनके नज़रियात हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को वो नहीं मिलता, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है? वो एक हमला कर सकता है दोबारा। अगर वो एक दोबारा हमला करेगा, अपनी जीत की अनाउंसमेंट करेगा और लड़ाई को ख़त्म करेगा, तो क्या ये मुमकिन है? ईरान ने इसके ऊपर जो स्टेटमेंट दिया ईरानी फ़ौज ने, और जो उनका पूरा फ़िज़ाई हमलों का डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका ने और इसराइल ने हमारे ऊपर महदूद हमला करने की भी कोशिश की तो ईरान जो है इसके ऊपर भरपूर जवाबी हमला करेगा और तवील जवाब देगा। यानी एक तो उन्होंने कहा जी कि हम अब छोटी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लड़ाई होगी तो हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, फुल फ्लेज। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यानी इससे अंदाजा होता है कि उनकी ये कैपेसिटी है कि अभी वो एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। कालीबाफ ने एक नक्शा जारी किया और नक्शे के साथ एक अमरीकी प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान को घेरा डाल रहे हैं, चारों तरफ से ईरान को घेर रहे हैं। तो इस पर कालीबाफ ने कहा कि अगर आप अमेरिका में 2 दीवारें बनाए ना, मशरिक से लेकर मगरिब तक, यानी अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इनके बीच में आप 2 दीवारें बनाएं अमेरिका के गिर्द,
तो वो जितनी लंबी दीवारें बनती हैं ना, उनसे भी 1000 किलोमीटर लंबी हमारी सरहद है ईरान की। साथ ही उन्होंने कहा गुड लक ब्लॉकिंग अ कंट्री विद दोज बॉर्डर्स, कि इतनी लंबी सरहदों वाली एक मुल्क को आप ब्लॉकेज करना चाहते हैं, उसको घेरना चाहते हैं, तो गुड लक, करके देख लें आप। फिर साथ ही जो है वो उन्होंने पीट हेग्सेथ जो अमरीकी वज़ीर दिफा हैं उनके लिए लिखा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल्स, यानी उसकी आसानी के लिए बता दिया कि जनाब आपको आसानी के लिए बता दूं कि आपके मील चलते हैं तो किलोमीटर में और मील में इतना फ़र्क होता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप ईरान का घेरा डाल लेंगे। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और यही बात तमाम दिफाई माहिरीन बार बार समझाते हैं, बार बार ये बात बताते हैं कि ईरान रकबे के लिहाज से इतना बड़ा मुल्क है कि इतना आसान नहीं है कि आप उसको चारों तरफ से घेर के उसके ऊपर कोई अटैक कर दें और आप मुकम्मल तौर पे उस पर कब्जा कर लें। वहाँ पे 3 करोड़ लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है लड़ाई लड़ने के लिए। भाई 2, 4, 10, 20, 50 हज़ार लोग हों या 1 लाख 2 लाख लोग हों तो अलग बात है, वहाँ 3 करोड़ लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। वो पूरी कौम ही जंग के मोड में आ गई है और आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपनी कुर्बानी देके पूरी कौम को खड़ा कर दिया है। अब सूरत हाल आपके सामने है। नाज़रीन, नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया है और अपनी बहरिया को शाबाश दी है कि उन्होंने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को वापस धकेल दिया। ये वो कारकुन है, इंसानी कारकुन, जो गजा जाना चाहते हैं इंसानी इमदादी सामान लेकर, लेकिन इन्हें इसराइली फ़ौजियों ने घेर लिया था, इन्हें पकड़ लिया था, इनकी मवासलाती निज़ाम बंद हो गया था, इनसे राब्ते भी मुनक़ता हो गए थे और ये काफ़ी अलग अलग मुल्कों से लोग हैं। इसके ऊपर एक मज़म्मती स्टेटमेंट भी कुछ ममालिक ने जारी की है जिनमें उर्दन, स्पेन, पाकिस्तान, लिबिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, तुर्की, जनूबी अफ्रीका, कोलंबिया, मालदीव, मलेशिया वगैरह शामिल हैं। तो इन्होंने इसके ऊपर एक मज़म्मती स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि यह पुरअमन शहरियों का इंसानी इकदाम है जिसका मकसद गजा में जारी नस्ल कुशी का आलमी तवज्जो उस तरफ लेकर आना है कि यहाँ पे नस्ल कुशी हो रही है। इन्हें हिरासत में लेना गैर कानूनी है, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, काफ़ी हमें तशवीश है, इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन आपको एक अजीब चीज़ बताऊं कि उर्दन के अलावा किसी भी अरब मुल्क ने अभी तक इस मामले में इसराइल के खिलाफ मजम्मत नहीं की, जबकि यहाँ जो यूरोपीय ममालिक हैं उनमें से भी सिर्फ स्पेन का नाम सामने आ रहा है। और स्पेन में आपको बताता हूँ ये वो मुल्क है जहाँ से ये काफ़िले रवाना हुए थे। मैं उस दिन स्पेन में था, मैंने खुद ये काफ़िले रवाना होते हुए देखे वहाँ से, जब ये मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग रवाना हो रहे थे और ये जा रहे थे गाज़ा की जानिब। नादरीन, एक और बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि ईरान अपने फ़ुटबॉल मैचेस, ये फीफा के सदर हैं, उन्होंने ये कह दिया कि वो अपने फ़ुटबॉल मैचेस अमेरिका में खेलेगा, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है जून के महीने में। मेरे ख्याल में 16 जून को पहला मैच है ईरान का, उसके बाद 21 जून को है, उसके बाद कोई 27 जून को है। तो इस तरह ईरान के मैचेस हैं और ईरान जो है वो जी पोल में है गालिबन, वहाँ पे 3 टीमों के साथ ईरान के 3 मैचेस हैं। तो ये ईरान जो है वो अपने फ़ुटबॉल मैचेस अमेरिका में खेलेगा। ये इस दफ़ा जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये अमेरिका में, कनाडा में और एक मैक्सिको में ये वर्ल्ड कप हो रहा है फ़ुटबॉल का, फीफा वर्ल्ड कप। और आज से 1-2 महीने के बाद ये शुरू हो जाएगा, फिर पूरी दुनिया को फीफा का बुखार चढ़ जाएगा। वो आपको पता है दुनिया में कितना मकबूल है ये खेल। नादरीन, एक और चीज़, अमेरिका का जंग में अब तक खर्चा कितना हुआ, तो ये CBS की एक न्यूज़ आई है, ये अमेरिकन मीडिया है, इन्होंने बताया कि अमेरिकी ऑफिशियल्स अब ये बता रहे हैं कि ईरान जंग में अब तक जो नुकसान हुआ अमेरिका का, या जो खर्चा हुआ, सारा जो कॉस्ट पड़ी अमेरिका को इस जंग की, वो $50 अरब है। इससे पहले पेंटागन ने $25 अरब के करीब बताया था, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि $50 अरब है, क्योंकि तबाहशुदा साजो सामान, बेसेस और जो असासे अमेरिका के तबाह हुए हैं, इन सबको अगर आप मिलाएं तो लगभग $50 अरब का अमेरिका का नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका का हुआ है इस जंग में। अब देखते हैं अमेरिका अपना ये खर्चा कैसे पूरा करता है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।